हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का बचा हुआ जो पार्ट है रासायनिक समीकरण का संतुलन। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही ट्रिकी तरीके से इसको सीखेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही ट्रिकी माध्यम से इसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि क्या होती है एक संतुलित समीकरण, क्या होती है एक संतुलित समीकरण, क्या होती है। तो चलिए यहाँ देखिए, आपके सामने एक रासायनिक समीकरण लिखी हुई है। ये देखिए, देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास में ये रिएक्शन लिखी हुई है Mg और प्लस में O2 और ये दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो चलिए देखिए, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? पहले आप ये देखिए, क्या ये समीकरण बैलेंस है, क्या ये समीकरण संतुलित है? तो देखिए, यहाँ पर एक Mg है, यहाँ पर एक Mg है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो चलिए, अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे, अच्छा जो भी संख्या यहाँ पे लिखी होती है, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या यहाँ पे लिखी है ये संख्या इसके लिए भी है और ये संख्या इसके लिए भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है तो वो ऑक्सीजन के लिए भी होगा। चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पे 1 Mg है, यहाँ पे अब 2 Mg हो गया। इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लिकेशन 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अब देखिए, यहाँ पे 2 Mg है, यहाँ पर 2 Mg है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपके भी 2 ऑक्सीजन होंगे, चूँकि 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, ये भी जानते हैं कि ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा LHS कहलाता है। क्या कहलाता है? LHS कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये RHS कहलाता है। चलिए ठीक है। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अच्छा, अभिकारक संख्या में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। आप सोचोगे कि 1 कैसे होगा? हाँ, 1 भी होते हैं, 1 भी होता है अभिकारक। उसको अभी आपको हम दिखाएंगे, एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे। चलिए, ये जो हमारा LHS की तरफ होता है अभिकारक कहलाता है, और दूसरा जो RHS की तरफ होता है या जो राइट हैंड साइड होता है उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट होता है। और ये हमारा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट। ये सभी चीज़ें आप जानते हैं, बस आपको सीखना क्या है कि रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करना है, कैसे इसको बैलेंस करना है। तो चलिए पहले आप ये देखिए कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या पहचान हो सकती है। तो चलिए, अब ये समीकरण संतुलित है तो इसकी क्या पहचान है? देखिए, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। यहाँ देखिए, मैग्नीशियम मैच कर रहा है, दोनों की संख्या समान है, ऑक्सीजन की संख्या समान है। इसका मतलब ये हुआ कि संतुलित रासायनिक समीकरण वही होगी जिसमें उसके अभिकारक और उत्पाद में जो भी तत्व होंगे उनकी संख्या बराबर होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अभिकारक में Mg2 है तो उत्पाद में भी 2 होने चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो एक बार हम ये परिभाषा लिख लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। चलिए देख लीजिए। तो एक बार हम उस डेफिनेशन को लिखना चाहेंगे जो एक संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए होती है। आइए देखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, अभिकारकों लिख लीजिए, अभिकारकों व उत्पादों के तत्वों की संख्या समान होती है, समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, ये हो गई डिफिनीशन
किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, विद एग्जाम्पल दिखाइए। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के साथ भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, मैंने अभी जो लिखवाया था वो भी आप नोट कर सकते हैं। Mg+O2, ये क्या बनेगा 2MgO, यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। एक और देख लीजिए। देखिए जैसे आपके पास में I2 और प्लस में H2 है, आयोडीन गैस, हाइड्रोजन गैस दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाते हैं। देखिए 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 आयोडीन हो गए। ये चीज़ समझ में आई? चलिए एक और एग्जाम्पल चाहो तो लिख लो, हालांकि 2 ही काफ़ी हैं, 1 हो गया, 2 हो गया। चलिए ये तो हो गई एक रासायनिक समीकरण जो कि संतुलित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस प्रकार किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं, आइए। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करेंगे। चलिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, संतुलित करना। अच्छा, हाई स्कूल के सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड है और उसका नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। और हिट एंड ट्रायल मेथड में किसी भी रासायनिक समीकरण को विभिन्न चरणों में संतुलित किया गया है, जो कि 3, 4, 5 चरण जो भी हैं अभी देखेंगे आप। तो चलिए हम देखते हैं किसी एक रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं और उसको बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे, बस आप बने रहिए। चलिए देखिए। अच्छा, आपके सिलेबस में एक ही मेथड है और वो कौन सा है? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए मेथड, ये आपके सिलेबस में है और ये हिट एंड ट्रायल मेथड बिल्कुल चरणबद्ध होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आइए। इसको एक एग्जांपल से लीजिए। मान लीजिए आपके पास में कोई उदाहरण है, आपके पास में एक एग्जांपल है और उस एग्जांपल में एक आपके पास में क्वेश्चन दे रखी है। देखिए Fe और प्लस में H2 और ये मिल करके बना रहा है Fe3O4 और प्लस में H2 गैस ऊपर की ओर रिलीज हो रही है। ठीक है, हालांकि इस तीर को भी नहीं लगाएंगे। चलिए, ये एक रासायनिक समीकरण है और हमें इसको संतुलित करना है, इसे हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए कि क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक Fe है और यहाँ पे Fe कितना है? यहाँ पे Fe 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 3 है। इसका मतलब ये समीकरण बैलेंस नहीं है। यहाँ पे H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हैं, ये बात ठीक है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 हैं, तो ये भी आपका मैच नहीं कर रहा है। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण बैलेंस नहीं है। तो चलिए इसको बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें जो चरण है, सबसे पहला वेरी फर्स्ट चरण नंबर 1 कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभिकारकों एवं उत्पादों के चारों ओर बॉक्स बनाते हैं। अच्छा, ये बॉक्स बनाना एक फालतू का काम लगता है। चलिए देखते हैं क्यों फालतू का काम है, लेकिन इसका अपना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी होता है। चलिए देखिए, चलिए बॉक्स को बनाते हैं। मैंने यहाँ पे Fe लिखा और प्लस H2 तीर लगाया,
Fe3O4 हो गया और प्लस में H2। चलिए बॉक्स को बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं आपसे कि ये बॉक्स क्यों बनाते हैं। चलिए ये बॉक्स इसलिए बनाते हैं कि हमें जो भी चेंजेस लाना है, हमें किसी भी संख्या से इसमें गुणा करना है, वो बॉक्स के अंदर नहीं करना है, बॉक्स के बाहर करना है। ठीक है, बॉक्स के बाहर करना है। हमें बॉक्स में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, हमें बॉक्स में कोई बदलाव नहीं करना है, हमें किसी यौगिक के किसी भी परमाणु में किसी भी संख्या से हमें गुणा नहीं करना है, न तो कोई घटाना न तो कोई बढ़ाना है। चलिए देखते हैं। आइए, Fe प्लस में H2O, Fe3O4 H2 है। हमने हर एक अभिकारक और उत्पाद के चारों ओर बॉक्स को बना दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 2 में हम देखते हैं, चलिए देखते हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद में जितने भी टाइप के आपके एटम होंगे, जितने भी टाइप के आपके तत्व होंगे, एलिमेंट होंगे, उन सभी को लिख लेंगे और देखेंगे कि उत्पाद में और अभिकारक में उनकी संख्या कितनी कितनी है। तो देखिए ये काम कैसे करते हैं, ज़रा पहले देख लीजिए, अभी उसको तो लिख ही लेंगे। देखिए अभिकारक, उत्पाद। चलिए यहाँ पे जो भी आपके तत्व लिए गए हैं, पहला आपका Fe है, उसके बाद H है, O है। आपके पास 3 यहाँ पे तत्व लिए गए हैं। चलिए अभिकारक में अगर आप देख पा रहे हैं तो बताइए कि Fe कितना है। ये संख्या में सिर्फ 1 है। कितना है? 1 है। संख्या में कितना है? 1 है। उत्पाद में जो Fe है वो संख्या में 3 है। हाइड्रोजन की जो संख्या है अभिकारक में वो 2 है। कितना है? 2, तो हमने 2 लिख दिया। उत्पाद में कितना है? 2 है, तो भी हमने इसमें 2 लिख दिया। अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 1 है, तो हमने यहाँ पे कितना लिखा? 1 लिखा। ऑक्सीजन की संख्या उत्पाद में कितना है? 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 को लिख दिया। अब इससे हमें ये मालूम चल जाता है कि किस तत्व की संख्या अभिकारक में ज़्यादा है और किस तत्व की संख्या उत्पाद में ज़्यादा है या कम है। जो भी रेस्पेक्टिवली हम इसमें देखेंगे कि किसकी संख्या कम और किसकी संख्या ज़्यादा है। ऐसा इसीलिए किया जाता है। चलिए अच्छा देखिए, यहाँ पे Fe अभिकारक में 1 है, यहाँ पे 3 है उत्पाद में। अगर हम 3 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये बैलेंस हो जाएगा तो हमें किसी दूसरे एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। H, फिर हम किस पे आएंगे? हाइड्रोजन पे आएंगे। जैसे बैलेंस हो गया ये, हम किस पे आएंगे? हाइड्रोजन पे आएंगे। हाइड्रोजन संख्या में अभिकारक में 2 है, उत्पाद में कितना है? 2 है। देख लीजिए H2O, और 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, अच्छा ये तो बैलेंस लग रहा है। चलिए इस पे देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1 है, एक है। यहाँ कितना है? 4 है, यहाँ देख लीजिए 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन हमें यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है। अगर यहाँ हम 4 से गुणा कर दें तो हमारा बात बन जाएगा भैया। यहाँ पे ये ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं ये बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ 4 से गुणा करेंगे वैसे ही हम यहाँ 4 से गुणा करेंगे वैसे ही यहाँ जो हाइड्रोजन है, ये जो 2 दिख रहे हैं, ये 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। और जब ये 8 होगा तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन के रेस्पेक्टिवली यहाँ पर भी हमें 8 करना पड़ेगा। अब यहाँ 8 है, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखते हैं उसको देखते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमने यहाँ पे जान लिया कि किस एटम में कितने कम हैं परमाणु और कितने ज़्यादा हैं। चलिए नोट करके एक पॉइंट को यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले अधिक संख्या वाले परमाणु को संतुलित करना चाहिए। संतुलित करना
संतुलित करना चाहिए। सबसे पहले अधिक संख्या वाले परमाणु को संतुलित करना चाहिए। अच्छा, ये हम क्यों लिख रहे हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी रिएक्शन कभी गलत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से इसको आप बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आइए देखिए, यहाँ देखिए, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का है, किसका है, ऑक्सीजन का। तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन के परमाणु को बैलेंस करते हैं। ये आपका चरण नंबर, स्टेप नंबर 3 होगा। ऑक्सीजन यानी कि O, इसकी बात करते हैं। चलिए, तो आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है अभिकारक में और उत्पाद में 2 जगह इसकी संख्या होगी। तो प्रारंभ में देखिए और अंतिम में देखिए। अंतिम का मतलब क्या हो जाएगा, संतुलित की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, संतुलित की बात कर रहा है। प्रारंभ का मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में जो रिएक्शन हमें मिली थी, ढांचा रिएक्शन जो हमें मिली थी, उसमें जो हमारी ऑक्सीजन के परमाणु थे वो कितने थे, और बैलेंस करने के बाद कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अभिकारक हो गया, उत्पाद। चलिए, अभिकारक में शुरू में जो ऑक्सीजन के परमाणु थे, रिएक्शन को एक बार हम यहाँ फिर लिख दे रहे हैं, Fe+H2O, Fe3O4 और प्लस में H2। देखिए, शुरू में या शुरुआत में, प्रारंभ में जो ऑक्सीजन है वो संख्या में 1 है और उत्पाद में कितना है, 4 है। अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक संख्या में 4 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हमने 4 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया, 4। और यहाँ पर हम 4 से गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कितना लिख देंगे, 4। तो 4 और 4 यानी कि रिएक्शन हमें ये प्राप्त हुई जो कि बैलेंस हो गई। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम इस रिएक्शन को पुनः लिखते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद। चलिए देखते हैं, आइए। Fe+H2 तीर किया हमने, यहाँ पे बॉक्स को बना लीजिएगा। देखिए, ये आपका हो जाएगा Fe3O4 और प्लस में H2। अच्छा, बॉक्स को बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन किया, और ये कहाँ पे किया है, हमने अभिकारक में किया है। किस में किया है, अभिकारक में किया है। और अभिकारक में जो ऑक्सीजन है वो H2 के पास में है। किसके पास में है, H2 के पास में है। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन हम यहीं पर करेंगे। इधर हमने किसी भी संख्या का गुणा नहीं किया है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये हमें स्टेप प्राप्त हुआ, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या को हमने बैलेंस कर लिया है। अब आइए पुनः देखते हैं। पुनः देखिए, ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस होने के बाद में अब हम करेंगे हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस। हाइड्रोजन के परमाणुओं का संतुलन देखिएगा। इसके लिए फिर वही तरीका अपनाएंगे। देखेंगे प्रारंभ में कितना था और फिर देखेंगे अंतिम में कितना होना चाहिए। अभिकारक, उत्पाद। चलिए आइए देखिए, अभिकारक में जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी है। अब हमें उस रिएक्शन को नहीं देखना है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक स्टेप को पूरा कर लें, जब भी आप एक स्टेप को कंप्लीट कर लें, तो जो आपको रिएक्शन प्राप्त हो उसी रिएक्शन को देखना है। नहीं तो एक स्टेप पूरा करने के बाद आप पुनः जाएं शुरुआत के रिएक्शन को देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नहीं तो उसको आप लगाते रहोगे, पूरा पेज भर जाएगा, आपका हल ही नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। आइए यहाँ देखिए, तो हम अब इस रिएक्शन को ध्यान में रखेंगे।
उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। तो यहाँ देखिए अभिकारक में कितनी है संख्या 4, अच्छा यहाँ पे 2 H हैं, एक के साथ में 2, एक H2O में 2 H हैं, तो 4 में कितने होंगे 8 होंगे, कितने होंगे 8 होंगे। यहाँ देखिए यहाँ कितने हैं 2 हैं, 2 होंगे। ये प्रारंभ की बात है। अब देखिए अंतिम में अगर हमें संतुलित करना है, अगर हमें इसे संतुलित करना है तो यहाँ तो 8 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 8 को तो 8 ही रहने दीजिए। जो संख्या ज़्यादा है हमें उसमें क्यों गुणा करना है, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ इसको कंप्लीट ही तो करना है, संख्या को बराबर करना है। तो यहाँ देखिए अगर हम इस 2 में 4 का गुणा कर दें तो कितना आएगा 8, तो 8 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया। अब इस रिएक्शन को कैसे हम लिखेंगे देखिएगा, अब हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे जरा इसको पुनः देखिएगा। चलिए हमने यहाँ 4 का मल्टीप्लिकेशन किया है, इस रिएक्शन को पुनः देखिएगा। चलिए ये हो जाएगा Fe प्लस में 4H2O, बॉक्स को बना लीजिएगा भैया। यहाँ देखिए Fe3O4 और प्लस में H2। चलिए यहाँ पे हमने कितने का मल्टीप्लिकेशन किया 4 का किया है, तो आप यहाँ 4 ऐसे लगा देंगे। चलिए अब देखिए हमने इस रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस कर लिया। अब लास्ट में क्या बचता है Fe बचता है। चलिए उसको देखते हैं पुनः। Fe क्या है आयरन, चलिए पुनः आयरन के परमाणुओं की संख्या का संतुलन कैसे करेंगे, पुनः इसी मेथड को अपनाएंगे, पुनः इसी मेथड को अपनाएंगे। चलिए देखते हैं। अब हमें पुनः उसी मेथड को फिर से अप्लाई करना है, तो देखिएगा चलिए आइए देखिए ये हो गया प्रारंभ में और ये हमें देखना है अंतिम में। अंतिम में तो अब हमें जो रिएक्शन प्राप्त हुई है, इस जस्ट स्टेप में जो हमें रिएक्शन प्राप्त हुई है, हमें उसी रिएक्शन को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप शुरू की रिएक्शन में चले जाएं और फिर से पुनः उसी काम को करने लग जाएं जो अभी तक किया गया। चलिए देखिए अब हमें यहाँ पर Fe यानी कि आयरन के परमाणु की संख्या को बैलेंस करना है। तो आइए Fe यहाँ पे देखते हैं कितना है, शुरुआत में 1 है, उसके बाद हमारा उत्पाद में कितना है 3 है। चलिए अंतिम में अगर हमें इस रिएक्शन में जो Fe है इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर अगर हम 1 में 3 का गुणा कर दें तो ये कितना आएगा 3 आएगा, और इस संख्या को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। आइए चलिए ये तो Fe हमारा संख्या में बराबर हो गया, तो पुनः रिएक्शन को लिखते हैं, पुनः रिएक्शन को लिखते हैं। Fe हो गया और प्लस 4H2 Fe3O4 और प्लस 4H2 हमने अभिकारक की तरफ 3 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या रिएक्शन हमारी बैलेंस है। 3 Fe यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, 4 ऑक्सीजन की परमाणु इधर हैं, 4 यहाँ पर हैं। चलिए 4 दूनी 8 यहाँ पर हैं और 4 दूनी 8 यहाँ पर है, क्या हाइड्रोजन। तो आइए इस रिएक्शन को पुनः हम लिखते हैं बॉक्स को हटा करके, तब देखते हैं रिएक्शन कैसी दिखती है। आइए देखते हैं। चलिए
ये हो जाएगा 3Fe और प्लस 4H2 गिव्स आउट 3O4 प्लस 4H2। तो ये जो रिएक्शन प्राप्त हुई है, ये रिएक्शन संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। क्या होगी? संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। देखते हैं इस रासायनिक समीकरण के संतुलन में जो अंतिम स्टेप है, जो अंतिम चरण है, वो क्या है। चलिए, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं लिखना। ये स्टेप, इस स्टेप से सवाल आते हैं और अभी आपको दिखाते हैं कि इस स्टेप से सवाल किस टाइप के आते हैं। चलिए देखते हैं। इसी रिएक्शन को हम एक बार पुनः लिखते हैं। 3Fe और प्लस 4H2 गिव्स आउट Fe3O4 और प्लस में 4H2। किसी भी यौगिक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, जरा उसको एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ ये देखिए, या तो आपका अभिकारक या उत्पाद ठोस होगा। क्या होगा? ठोस होगा। या तो अभिकारक या उत्पाद आपका द्रव होगा, या तो जलीय होगा। ठीक है, ये तीन ही अवस्थाएं हो सकती हैं। या तो गैस हो सकता है। क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। तो ठोस को हम सॉलिड लिखते हैं, स्मॉल एच से ब्रैकेट में लिख देते हैं, और इसको लिखते हैं लिक्विड, यानी कि स्मॉल ए से लिखते हैं, और ये एक्वस AQ होता है और ये स्मॉल g होता है। तो किसी भी यौगिक की भौतिक अवस्थाओं को लिखने के लिए हम उसके प्रतीक को उसी यौगिक के जस्ट नीचे बगल उसको लिख देते हैं। तो चलिए देखिए, Fe क्या है? आयरन है। और आप जानते हैं कि लोहा यानी कि आयरन ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। तो अब देखिए, हम यहाँ नीचे ब्रैकेट में S लिखते हैं। तो S का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो आयरन है ये कैसा है? ठोस है। क्या है? ठोस है। आइए, ये है जल, और जल कैसा होता है? द्रव में होता है। तो हमने इसको लिख दिया ब्रैकेट में L, और ये दिखाता है कि आपका जो जल है वो द्रव अवस्था में है। आइए, ये देखिए Fe3O4 ये आपका होता है सॉलिड, और ये क्या होता है? ये आपका गैस होता है। अच्छा, गैस ये ऊपर की ओर रिलीज होगी, तो हम इस तीर को भी दिखा देते हैं। इस तीर का मतलब होता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अगर ये तीर लगी हुई है किसी यौगिक के जस्ट साइड में, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, चलिए आइए। तो ये हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा, थोड़ा सा भौतिक अवस्थाओं के बारे में और हम चर्चा करना चाहते हैं, और एक दो सवाल भी करेंगे। चलिए आइए, ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। क्या होगी? संतुलित रासायनिक समीकरण। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में आ जाता है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को लिखना। अच्छा, ये हम आपको अलग से हेडिंग डालकर क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि यहाँ से सवाल आता है, हमने सवाल को देखा है और सवाल आया हुआ है, इसीलिए आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहते हैं। आइए देखिए, आप जानते हैं यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको समझाया, इधर देख लीजिए, फिर से पुनः देख लीजिए। ठोस है तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल h से, अगर द्रव है तो स्मॉल l, अगर गैस है तो लिखेंगे
स्मॉल जी। अगर ये जलीय है, क्या है, जलीय है, तो क्या लिखेंगे, AQ, और AQ का मतलब है एक्वस। अगर गैस का उत्सर्जन होता है तो आप जानते हैं गैस का उत्सर्जन। अच्छा ये देखिए, तो हम तीर लगाते हैं ऊपर की ओर। चलिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ये है, उत्प्रेरक, ठीक है, ताप या दाब को लिखना, दाब को लिखना। चलिए ये जो आप समझ गए होंगे। आइए देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, वो आपने देख लिया कि उसी अभिकारक या उत्पाद के आप जो है दाईं ओर नीचे उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। लेकिन अगर आपको उसी अभिक्रिया में किसी विशेष अवस्था के लिए टेम्परेचर या प्रेशर या आपको उत्प्रेरक लिखना है तो उसे कहाँ लिखेंगे। अच्छा ये चीज़ें आपको लिखना है। मान लीजिए ये एक अभिकारक है और उत्पाद B बन रहा है, उत्पाद B बन रहा है, तो ये जो ऊपर की जगह है और जो नीचे की जगह है, तीर के ऊपर और नीचे की जो जगह है, इसमें हम लिखेंगे उत्प्रेरक, ठीक है। और आप साथ ही में इसमें ऊपर भी लिख सकते हो। हालांकि हमेशा आप ध्यान रखिए कि चाहे ऊपर लिखें या नीचे लिखें, उत्प्रेरक को आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आप इसमें ताप और दाब को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसी चीज़ को हम नीचे भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम नीचे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी रासायनिक समीकरण में, किसी रासायनिक अपक्रिया में हम जो भी उत्प्रेरक, ताप या दाब को लिखते हैं वो उस तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। एक सवाल करते हैं, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। CO2 और प्लस में H2O, C6H12O6 और प्लस में O2 और प्लस में H2। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 12 आएगा और यहाँ से 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। चलिए ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस है, क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार हम इसमें आपको भौतिक अवस्थाएं दिखाते हैं। चलिए सबसे पहली चीज़, इसमें जो उत्प्रेरक होता है वो सनलाइट होता है। क्या होता है, सनलाइट। सनलाइट का मतलब सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। अच्छा दूसरी चीज़ क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। ये तो हो गया आपका उत्प्रेरक या कोई विशेष अवस्था। क्या हो गया, कोई विशेष अवस्था हो गई। आइए अब हमें लिखना है इन यौगिकों की भौतिक अवस्थाएं। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ये CO2 गैस है, क्या है, गैस है, तो यहाँ क्या लिख दें, क्या यहाँ G लिख दें। चलिए ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिए इस रिएक्शन को हम इम्पोर्टेंट टिक कर रहे हैं और बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि इस रिएक्शन में जो CO2 है ये एक्वस होता है। कैसा होता है, एक्वस होता है। यहाँ पे जो जल है ये लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है। यहाँ पे जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज जो बन रहा है ये हमारा एक्वस होता है। क्या होता है, एक्वस होता है। यहाँ पर जो O2 रिलीज हो रही है ये भी एक्वस होती है और H2 हमारा लिक्विड होता है। चलिए ये उस कंडीशन की बात हो रही है जब रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। कोई भी प्लांट, कोई भी पौधा CO2 को एब्जॉर्ब करता है एक्वस मीडियम में। कोई भी प्लांट या जो भी प्लांट है O2 को रिलीज करता है एक्वस मीडियम में। इसीलिए O2 हो चाहे CO2 हो, उसका जो भी फिजिकल पैरामीटर या फिजिकल जो भी उसका फिजिकल होगा भैया, अवस्था होगी, स्टेज होगी, वो क्या होगा, एक्वस होगा। वो क्या होगा,
एक्वस होगा। तो चलिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, एग्ज़ाम में आता है। ये जो एग्जाम्पल है ये NCERT एग्जाम्पलर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर बताते हैं आपसे कि किस प्रकार हम और ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप की रिएक्शंस को किस प्रकार बैलेंस करते हैं, और आसान तो कर ही लोगे आप। तो कैसी लगी ये क्लास बताइएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।